हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। आज हम एक ऐसे इंसान के जीवन को समझने जा रहे हैं जिनकी सबसे बड़ी विरासत उनका अपना चरित्र था। ये एक ऐसी कहानी है जो लीडरशिप, जबरदस्त धैर्य और एक साफ मकसद के सबक से भरी हुई है, और ये मार्टिन लिंग्स की जानी मानी जीवनी पर आधारित है। आज दुनिया में करीब 1.8 बिलियन मुसलमान हैं, पर एक सवाल है, क्या कभी सोचा है कि इतिहासकार माइकल हार्ट ने अपनी मशहूर किताब द 100 में इतिहास के सबसे प्रभावशाली इंसान का दर्जा किसे दिया? वो थे पैगंबर मोहम्मद। तो चलिए समझते हैं कि उनका असर इतना गहरा क्यों था। तो इस सफर को हम 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, भरोसे की बुनियाद। दूसरा, सब्र का इम्तिहान। तीसरा, एक सोची समझी हिजरत यानी माइग्रेशन। और आखिर में माफी की एक शानदार जीत। तो शुरू करते हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं। साल 570 ईस्वी, मक्का। उस जमाने का एक बहुत ही हलचल भरा व्यापार का बड़ा केंद्र। यहीं पर एक ऐसे किरदार की बुनियाद रखी गई जो पूरी तरह भरोसे और ईमानदारी पर टिकी थी। जरा सोचिए, एक ऐसा बचपन जहां जन्म से पहले ही पिता का साया उठ जाए, फिर महज 6 साल की उम्र में माँ भी चल बसें, और इसके ठीक 2 साल बाद जो दादा सहारा थे वो भी नहीं रहे। तो मोहम्मद का बचपन एक के बाद एक हादसों से गुजरा। एक बहुत ही उथल पुथल भरा दौर था ये। फिर उनके चाचा अबू तालिब ने उन्हें संभाला, और उनके ही साथ उन्होंने तिजारत यानी कि बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। अब देखिए, उनके पास ना तो कोई बड़ी विरासत थी, ना ही कोई दौलत। उनकी जो असली पूंजी थी वो थी उनकी जबरदस्त ईमानदारी, और वो भी ऐसी कि पूरे शहर ने उन्हें एक लक़ब, एक टाइटल दिया, अल अमीन। मतलब वो इंसान जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। अब 40 साल की उम्र में उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। मक्का के वो जो सुनसान रेगिस्तानी इलाके थे, वहीं पर उनके किरदार का एक ऐसा इम्तिहान होना था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। साल था 610। मक्का शहर के शोर शराबे से बहुत दूर हिरा नाम की एक गुफा थी। यहाँ मोहम्मद अक्सर अकेले में सोचने, विचारने और ध्यान लगाने के लिए जाया करते थे। ये जगह सुकून और गहरी सोच की जगह थी। और फिर वहीं उसी खामोशी में फरिश्ते जिब्रील जाहिर हुए, और उन्होंने सिर्फ एक लफ्ज कहा, इक़रा, जिसका मतलब है पढ़ो। ये सिर्फ एक हुक्म नहीं था, ये एक नए मजहब की शुरुआत थी। एक ऐसा पल जिसने दुनिया के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। इस मिशन की शुरुआत बहुत धीरे से हुई। सबसे पहले ईमान लाने वाली उनकी अपनी पत्नी खदीजा थीं। 3 साल तक ये पैगाम बहुत ही खामोशी से छिपकर फैलता रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने खुलकर अपनी बात कहनी शुरू की, मक्का के जो बड़े बड़े ताकतवर लोग थे उन्होंने ज़बरदस्त मुखालफत शुरू कर दी। जो भी लोग उनके साथ जुड़े उन पर बहुत जुल्म हुए, उन्हें सताया गया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है बिलाल की कहानी। वो एक गुलाम थे जिन्हें रेगिस्तान की जलती धूप में सीने पर भारी पत्थर रखकर तड़पाया जाता था। लेकिन जानते हैं, उनके लबों पर सिर्फ एक ही जवाब होता था, अहद, अहद, यानी एक है, एक है। उनका सब्र कमाल का था। धीरे धीरे खतरा और बढ़ता गया, और बात यहाँ तक आ गई कि अब उनकी जान को ही सीधा खतरा था। मक्का के लीडर्स ने उन्हें कत्ल करने की साजिश रची। तो अब सिर्फ सब्र से काम नहीं चलने वाला था, ये वक्त था एक बड़ी रणनीति का, एक फैसले का। तो साल 622 में उन्होंने हिजरत की, मतलब वो मक्का से मदीना चले गए। लेकिन ये सिर्फ डर कर भागना नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत सोची समझी, दूर की सोच वाली चाल थी। एक नए, इंसाफ पर टिके समाज की बुनियाद रखने का एक स्ट्रेटेजिक सफर। ये घटना इतनी ज्यादा अहम है कि इसी से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत होती है।
मदीना पहुंचने के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो उनकी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का एक बेहतरीन नमूना है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसे मीसा के मदीना या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना कहा जाता है। जरा सोचिए, उस जमाने में ये दस्तावेज अलग अलग कबीलों, कल्चर और मजहबों को एक साथ ले आया। इसमें मुसलमानों, यहूदियों और दूसरे सभी नागरिकों के हक की गारंटी दी गई थी। इसे दुनिया का पहला मल्टी रिलीजियस स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी माना जाता है। कहाँ एक शरणार्थी और कहाँ एक स्टेट्समैन, कहाँ जुल्म सहने वाला एक शख्स और कहाँ एक पूरा मुल्क बनाने वाला लीडर। यही तो है एडेप्टिव लीडरशिप का असली मतलब, यानी हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेना। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, वापसी उसी शहर में जहां से कभी उन्हें निकाला गया था। जरा इस मंजर को सोचिए, साल 622, रात के अंधेरे में अपने ही शहर से भागने पर मजबूर होना पड़ा। और अब 8 साल बाद साल 630, वो 10,000 लोगों के लश्कर के साथ वापस आ रहे हैं। वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। तो सवाल ये उठता है कि 21 साल के जुल्म, शहर से निकाले जाने और लड़ाइयों के बाद जब वो एक विजेता, एक फातेह की हैसियत से मक्का के दरवाजे पर खड़े हैं, तो अब क्या होगा? क्या अब बदला लिया जाएगा? क्या पुराने हिसाब चुकाए जाएंगे? नहीं, जो हुआ वो इतिहास में शायद ही कभी सुना गया हो। उन्होंने आम माफी का ऐलान कर दिया। उनके लफ्ज थे, जाओ तुम सब आज़ाद हो, सबको माफ किया जाता है। ये बदला नहीं था, ये माफी की सबसे बड़ी जीत थी। तो यहाँ हमें लीडरशिप का एक पूरा सफ़र दिखता है, एक पूरा आर्क। ये शुरू हुआ भरोसे से, जो अपनी ईमानदारी से बनाया गया। फिर ये सब्र में और मजबूत हुआ, जुल्म के सालों में। फिर इसने एक रणनीति का रूप लिया, जब एक नए समाज को जोड़ा गया। और आखिर में ये अपने चरम पर पहुंचा माफ़ी के रूप में, जो कि ताकत की सबसे बड़ी निशानी है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, हमारा इतिहास, हमारी दुनिया आज कितनी अलग होती अगर लीडरशिप को इस बात से नहीं नापा जाता कि किसके पास कितनी ताकत है, बल्कि इस बात से नापा जाता कि किसका किरदार कितना मजबूत है। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BUI के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।